सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं थोड़ा वीडियो के साथ लेक्चर ला रहा हूँ बिकॉज़ मैं भी एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ मेरे चैनल के साथ। तो आज हम वीडियो से पढ़ेंगे। ये मेरा टैबलेट है, अगर आपको दिख रहा हो तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10th का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। और इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, सब्सक्राइब टू विन साइंस। ये है क्लास 10th का सीबीएसई का सेकेंड चैप्टर। बहुत मज़ा आने वाला है इस चैप्टर में। तो बिना किसी और फर्दर एक्सप्लेनेशन के हम सीधा टॉपिक में घुसने वाले हैं। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप जानते क्या हो एसिड बेस और सॉल्ट के बारे में? अगर मैंने आपको कह दिया कि ये एसिड है, ये बेस है और ये सॉल्ट है, तो उससे आपको क्या इन्फॉर्मेशन पता लगती है? तो आप कहोगे सर एसिड्स होते हैं वो एसिड्स होते हैं और जो बेसिस होते हैं वो बेसिस होते हैं। उसके आगे आप क्या जाओगे? आपने शायद नाइन्थ में पढ़ रखा होगा एसिड्स आर सोर, बेसिस आर बिटर इन टेस्ट। लेकिन उसके बाद क्या? तो मैं आपको एकदम बेसिक से लेके जाऊंगा, और जब तक आपको कोई बोर्ड में प्रॉब्लम ना आए उस लेवल तक मैं आपको सिखाऊंगा। ये मेरा पर्सनली फेवरेट टॉपिक था केमिस्ट्री का, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ईजी है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिएक्शंस जो है वो याद में रखनी है, जो मैं आगे बताऊंगा। ये इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, तो मैं आपका इंट्रो करा रहा हूँ इस टॉपिक के साथ। तो आप कृपया शांति से सुन ले। आप जो भी काम कर रहे हैं वो साइड में रख दे, एंड वी विल गेट इनटू द टॉपिक। सो एनसीईआरटी माता कहती है, जो मैंने येलो येलो या फिर ग्रीन ग्रीन कलर में जो भी हाईलाइट करके रखा है वो आपको आपके बुक में भी हाईलाइट करके रखना है। और दूसरी बात, आपको वो लिख भी लेना है अगर पॉसिबल हो तो, बिकॉज ऑब्वियसली 10th स्टैंडर्ड में इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता। लेकिन अगर आपके पास टाइम है, अगर आप स्पीड से लिख सकते हो तो ये लिख लो। वैसे भी आपको ये याद करके जाना है बोर्ड में। तो यू ऑलरेडी नो दैट एसिड्स आर sour इन टेस्ट एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। मतलब चलो हम कलर्स के साथ पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। तो जो एसिड्स होते हैं ना, अगर हमने ये रख दिया ब्लू लिटमस, तो एसिड ब्लू लिटमस का क्या कर देगा? कुछ इस तरीके से कलर चेंज हो जाएगा रेड में। तो ये काम होता है हमारे एसिड का। उसी तरह से जो हमारा बेस होता है, बेस इज़ बिटर इन टेस्ट, मतलब कड़वा आता है टेस्ट में। और कलर का जो रेड लिटमस है ना, रेड से बना देता है BLUE, ब्लू। और जो रेड मतलब जो रेड लिटमस पेपर होता है उसका ब्लू कलर में चेंज कर देता है। लिटमस इज अ नेचुरल इंडिकेटर। अब आप कहोगे सर इंडिकेटर क्या है? इंडिकेटर मतलब ऐसे सब्सटेंसेस जो हमें दिखा देते हैं कि, इंडिकेट करते हैं कि वेदर द whether the solution that you have made is either acidic or it is basic। तो ये चीज़ें हमें बता देते हैं ये इंडिकेटर्स। अब आप कहोगे सर ठीक है, लेकिन लिटमस तो हमने नया सुना, कुछ घर वाला बता दो। तो वो है टर्मरिक। तो टर्मरिक इज़ द नेचुरल इंडिकेटर, जो आप घर पे भी देख सकते हो। अगर आपने टर्मरिक का पानी बना के रख दिया, तो वो अगर आपने सोप लिक्विड के साथ मिक्स कर दिया तो कुछ अलग अलग रेडिश कलर दिखेगा। और अगर आपने बेसिक के साथ रख दिया तो कुछ अलग कलर्स दिखाएगा। तो इस तरीके के इंडिकेटर्स होते हैं। यू कैन ऑल्सो यूज सिंथेटिक इंडिकेटर्स सच एज मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथेलिन। अब आप कहोगे सर ठीक है, मिथाइल ऑरेंज और फिनोल्फथेलिन ये चीज़ें क्या है? तो देखो, ये सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। अब लिटमस एक फंगस से आता है, तो फिर ये नेचुरल हो गया। टर्मरिक हमारे पेड़ से आती है, मतलब बड़े वाले पेड़ नहीं, वो ज़मीन के अंदर उगने वाले पेड़, तो उनसे आती है, तो ये हो गया नेचुरल। और कुछ होते हैं जो आते हैं सिंथेटिक में। सिंथेटिक मतलब जो हमें लैब में मिलेंगे या फिर आर्टिफिशियली क्रिएट करेंगे। देखो, लिटमस सॉल्यूशन इज अ पर्पल डाई विच इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लाइकेन। लाइकेन हमने 9th में पढ़ा था, अभी मैंने कल परसों के लेक्चर में भी लाइकेन कवर कर लिया है। लाइकेन इज अलगे प्लस फंगाई का सिम्बायोटिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब अब हम आगे आते हैं। द प्लांट बिलोंगिंग टू द डिवीजन थैलोफाइटा इज कॉमनली यूज्ड एज एन इंडिकेटर। ठीक है, ये और एक हो गया। अब कुछ कुछ फ्लावर्स की जो पेटल्स होती है ना, तो वो भी काम में आती है इंडिकेशन के, कि भाई ये एसिडिक है या बेसिक है। तो इन चीज़ों में
कई नेचुरल्स भी होते हैं और कुछ केमिकल मतलब आर्टिफिशियल भी होते हैं। अंडरस्टैंडिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस, अब ये नया सब टॉपिक है। एसिड एंड बेसिस जब हम लेबोरेटरी में देखेंगे तो उनके कुछ ना कुछ अलग 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 केमिकल प्रॉपर्टीज हमें नज़र आती है। एसिड्स कुछ एक तरीके से काम करेंगे और बेसिस कुछ अलग तरीके से प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, और ये हर बेस में कुछ कुछ प्रॉपर्टीज सिमिलरली दिखती है। तो आइए जानते हैं। और एक बात, कुछ होते हैं ऑल फैक्ट्री, ये कुछ नए टाइप के इंडिकेटर्स है। ये ऑल फैक्ट्री मतलब स्मेलिंग, हमारे नाक के अंदर जो रिसेप्टर्स लगे होते हैं उन्हें भी हम ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स कहते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स मतलब क्या, अगर उन इंडिकेटर्स पे के ऊपर अगर आप एसिड डालोगे या बेस डालोगे तो उनका स्मेल हमें अलग अलग टाइप का आएगा। ओडर्स जो होती है, ओडर चेंज हो जाते हैं एसिड और बेस मीडियम में, तो तब हमें पता चल जाता है कि ये एक ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर है। ये एक्टिविटीज़ आपको अभी भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ नाम आपको बता रहा हूँ, वो आपको बस याद में रखने हैं, ताकि आपको अगर कोई पूछ ले कि ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर बताओ तो आप क्या बताओगे। वैनिला, ओनियन एंड क्लोव। वैनिला मतलब वैनिला आइसक्रीम नहीं, मुझे भी बड़ी पसंद है लेकिन वैनिला आइसक्रीम नहीं। वैनिला मतलब वो जो वैनिला के कुछ इस तरीके के बार्क होती है, तो वो जो फ्लेवरिंग में ऐड होती है। हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ मेटल। चलो अब हम आ जाते हैं इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ कि भाई एसिड या फिर बेस हमने अगर मेटल के ऊपर डाल दिया या फिर मेटल इनके अंदर डाल दिया तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा। तो एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, तो ये एक्टिविटी आप शांति से पढ़ लीजिए घर पे। मैं आपको बस ये डायग्राम के बेसिस पे दिखाता हूँ। हमने क्या किया है, एक टेस्ट ट्यूब ली है। टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड डाला। सल्फ्यूरिक एसिड ये डाला, और उसके बाद इसमें डाले जिंक के छोटे छोटे पीसेस, मतलब जिस तरीके से हमारे घर में एल्यूमिनियम फॉइल होती है ना, इसी तरीके से जिंक के छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हमें लैब में मिल जाते हैं, तो वो डाले। तो उसके बाद हमने क्या किया, एक कनेक्टिंग ट्यूब, इसको डिलीवरी ट्यूब कहते हैं, ये ले ली, और फिर हमने इसको सोप सॉल्यूशन में डाल दिया। अब आप कहोगे सर सोप सॉल्यूशन क्यों, आगे मैं बता रहा हूँ। पेशेंस, ये डायग्राम देख के कुछ ज़्यादा ही दिमाग घूम जाता है, लेकिन हम धीरे धीरे सब कुछ समझेंगे। तो हमने ये डिलीवरी ट्यूब सोप के सॉल्यूशन में डाल दी। अब आपने बचपन में ऐसे करके बबल्स उड़ाए होंगे, तो इस तरीके से बबल्स उड़ने चाहिए, इसीलिए। तो जब हमने एसिड में मेटल डाला तो हमें अब देखना है कि प्रोडक्ट कैसा आएगा। तो जब हमने डाला तो रिएक्शन स्टार्ट हो गया, तो हाइड्रोजन के बबल्स ऊपर उठने लगे। तो ये हाइड्रोजन यहाँ से जाएगी यहाँ में, यहाँ से ऐसे 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 करके जाएगी यहाँ पर। देखो यहाँ से लिबरेट जब हो जाएगी, मतलब इस ट्यूब से जब बाहर निकलेगी तो उसके बबल्स बनेंगे, और ये बबल्स ऊपर 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 आएंगे। फिर हमने क्या किया, कैंडल ले ली और फिर उसको उन बबल्स के नीचे कैंडल रख दी। तो बबल्स जब पॉप करके जब बर्स्ट हुए तो उनमें से हमें पता चला कि ये हाइड्रोजन गैस निकली है। तो इस एक्टिविटी से हमें क्या पता चला कि जब भी हम एसिड और मेटल का रिएक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा हाइड्रोजन गैस प्लस सॉल्ट। तो अब आप कहोगे ठीक है सर, लेकिन ये हाइड्रोजन आया कहाँ से, तो हम आओ यार रिएक्शन समझ लेते हैं। तो हमने क्या किया, H2SO4 प्लस जिंक gives ZnSO4 प्लस H2। ये हो गई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है तभी तो ये हाइड्रोजन उड़ जाता है, ये ZnSO4 एक सॉल्ट बन जाता है। चलो नेक्स्ट, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विथ एसिड्स। पहले तो हमने डाल के देखा मेटल, अब डालेंगे मेटल कार्बोनेट्स या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स।
अब आप कहोगे सर ये मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स क्या चीज़ है सर, ये तो हमने कभी पढ़ी नहीं है। बहुत ही ज़्यादा इजी है। मेटल कार्बोनेट्स ऐसी चीज़ें हैं, मतलब मेटल प्लस कार्बन और ऑक्सीजन का कार्बन और ऑक्सीजन का कंपाउंड, इनसे जो बन के मिलता है वो होता है मेटल कार्बोनेट। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब क्या, मेटल प्लस HCO आता है एक कंपाउंड में, तो वो बन जाता है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब हम इसके दो छोटे छोटे एग्जांपल्स देखेंगे मेटल कार्बोनेट के। पहले मेटल कार्बोनेट में देखो, कार्बन Na2CO3, इसमें देखो मेटल है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, देखो मेटल है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के NaHCO3, इसमें देखो मेटल है, हाइड्रोजन है, कार्बन कार्बन है और ऑक्सीजन है। अब इन्होंने क्या किया है कि ये हमें रिएक्शन करने को बोली है। तो हम ये रिएक्शन बहुत ज़्यादा ब्रीफ में समझ लेते हैं, बिकॉज ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट तो है वैसे, लेकिन ये इतनी भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज हमें तो एंडिंग में बस ये चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करती है। तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये रिएक्शन में किया क्या है। दो टेस्ट ट्यूब्स ले ली है, लेबल देम एज A एंड B, टेक 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, मतलब ये Na2CO3 ले लो टेस्ट ट्यूब A में, और टेस्ट ट्यूब B में सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ले लो। तो अब क्या करेंगे हम कि ऐड 2 ml ऑफ डाइल्यूटेड एसिड, HCl एक एसिड होता है, जो दोनों टेस्ट ट्यूब्स में हम डालेंगे। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, पास द गैस प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईच फ्रॉम द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। तो देखो, जब भी हम तो ये मैं आपको डायग्राम से समझा देता हूँ बहुत इजी में। तो हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ले ली, उसके अंदर हमने क्या किया, सोडियम कार्बोनेट डाल दिया, मतलब मेटल कार्बोनेट डाल दिया, और दूसरी और एक ले ली जिसमें हमने डाल दिया सोडियम। मैं 2 मिनट के लिए कैमरा को भूल गया था। तो एक एक ले ली, कुछ ग्लास जैसा मिल नहीं रहा, चलो ये एक है, और एक इमेजिन कर लो, तो ये हमने दो ले ली। तो इसमें हमने क्या किया, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट डाला और थोड़ा सा डाला HCl, और फिर हमने क्या किया, इसकी रिएक्शन होने दी। तो रिएक्शन होने के बाद ना हमने एक डिलीवरी ट्यूब ले ली, डिलीवरी ट्यूब यहाँ से आएगी ऐसे, और फिर उसे हमने कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की सॉल्यूशन में ऐसे डाल दी। तो आगे क्या होगा आपने शायद 9th क्लास में पढ़ी होगी कि लाइम वाटर जो होता है उसके साथ अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स कर दी तो मिल्की वाइट सॉल्यूशन मिल जाता है। देखो वाइट प्रेसिपिटेट मिल जाता है और पानी मिल जाता है। तो इससे हमें पता चलता है कि प्रोडक्ट में CO2 लिबरेट हुई है। तो इसी तरह से जब हमने मेटल कार्बोनेट या फिर मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को एसिड के साथ रिएक्ट कर दिया तो CO2 गैस रिलीज होती हमें देखने को मिलती है। और एक बात, H2O भी मिलता है। और एक बात, ये जो है NaCl मतलब खाने का नमक, तो वो भी मिल जाता है। तो मतलब सॉल्ट, whenever we react metal carbonate or metal hydrogen carbonate with acid, we get a salt, carbon dioxide and water. I hope यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। एंड अब हम आगे जाएंगे, हाउ डू एसिड्स एंड बेसिस रिएक्ट विथ ईच अदर। अब आपको अगर मैंने कह दिया लाइम वाटर, मतलब नींबू का पानी ले लिया और उसमें अगर हमने बेकिंग सोडा डाल दिया तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। तो इसी तरह से एसिड और बेसिस जब रिएक्ट करते हैं तो हमें मिलता है सॉल्ट एंड वाटर। द रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस गिव्स सॉल्ट एंड वाटर इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब हमने क्या किया, न्यूट्रल कर दिया, एसिड ले लिया, बेस ले लिया, दोनों मिक्स करके न्यूट्रल कर दिया। न्यूट्रल मतलब क्या, न्यूट्रल मतलब इट इज़ नॉट एसिडिक इधर, इट इज़ नॉट बेसिक इधर,
इट इज़ समवेयर बिटवीन, तो उसको हमने कह दिया न्यूट्रल, तो हमने इसको कर दिया न्यूट्रल। रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ एसिड्स। आई होप ये इसके पीछे वाला भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ये बिकॉज ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ देगा अगर आपने इन चीज़ों का ज़्यादा बार रिविज़न नहीं किया हो तो। बिकॉज ये चीज़ें जाती है, दिमाग से जाती है। अगर मैं आज पढ़ूंगा तो मुझे एक महीने बाद नहीं याद आएगा, ऑब्वियसली नहीं याद आएगा। अगर हम भूलते ही नहीं होते तो फिर क्या ही पॉइंट होता, हम जिंदा भी नहीं होते। तो रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड विथ एसिड, इसमें हम पढ़ेंगे you will notice that color of solution becomes blue green and the copper dissolves। अब ये इन्होंने ऊपर के एक्टिविटी के बेस पे बताया है। सो वेन एवर वी रिएक्ट मेटल ऑक्साइड, अब एक मिनट मैं आपको पूछना चाहूँगा मेटल ऑक्साइड क्या होते हैं। राइट, मेटल प्लस ऑक्सीजन के कंपाउंड्स। तो ऐसे कौन से होते हैं? Al2O3, इज इट अ मेटल ऑक्साइड? ऑब्वियसली इट इज़। और एक कौन सा हम कह सकते हैं, या फिर इजी वाला, कोई इजी वाला मुझे बता दो। इट इज़ ऑल्सो मेटल ऑक्साइड। और कोई इजी वाला बता दो। ऐसा कुछ होगा। कॉपर ऑक्साइड, आयरन का भी ऑक्साइड आता है, Fe2O3 Fe3O4 ऐसे। तो इन्हें हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड्स। जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं, मतलब जिन्होंने पहले मेटल और ऑक्सीजन में रिएक्ट करके जो बने हैं, उन्हें हम कहते हैं मेटल ऑक्साइड्स। तो मेटल ऑक्साइड जब आप एसिड के साथ रिएक्ट करोगे, ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स सॉल्ट, तो ये जो सॉल्ट है वो मेटल का सॉल्ट होता है। अब हम बहुत ही संक्षेप में, मतलब बहुत शॉर्ट में देखेंगे कि चीज़ें कैसी होती है। कुछ समझ में आया? ठीक है, हम बैलेंस करके देखेंगे ठीक से। अब तो कुछ समझ में आया? अभी भी नहीं आया? चलो ठीक है, मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ, क्योंकि अगर हम इसकी बैलेंसिंग करने लगेंगे तो और 2-3 मिनट जाएंगे। तो हमने क्या किया, मेटल ऑक्साइड लिया, एसिड के साथ रिएक्ट करवाया, हमें देखने को मिला पानी, वाटर एंड मेटल का सॉल्ट। मतलब देखो एक मेटल है और NaCl टोटल मिलके सॉल्ट बन जाता है। और एक क्या देगा? चलो आंसर, सॉल्ट, वाटर। क्लियर? आई होप यहाँ तक तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर हो नहीं रहा तो ठीक से एक बार NCERT सामने रखो, चीज़ें समझो, और फिर बाद में इनकी प्रैक्टिस करो। इनके एक एक दो दो एग्जांपल्स जब तक आपको याद नहीं आ जाएंगे रिएक्शंस के, तब तक मैं ये नहीं कह रहा कि रिएक्शंस याद करो, बस ये जो फॉर्मूलाज है ना, ये रट जाओ, बिकॉज ये कुछ ना कुछ, या फिर समझ जाओ, ठीक से समझ जाओ, वो भी एक अच्छा मेथड है। लेकिन कई हद तक कई चीज़ें रटना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा इजी होंगे आपके लिए, ये बहुत ज़्यादा है 10th के हिसाब से, इट इज़ फाइन। अब आप देखो आपको क्या करना है, किस तरीके से करना है। लेकिन अगर मैं आपकी जगह होता तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश कर लेता, बिकॉज दिस थिंग्स आर एक्चुअली लर्नेबल, प्रिटी लर्नेबल। बिकॉज आपको केमिकल रिएक्शंस तो कैसे होती है लास्ट चैप्टर में हो चुका है। तो फिलहाल के लिए जब तक आपकी इस चैप्टर की प्रैक्टिस नहीं हो जाती, तब तक आप इन्हें हर रोज़ रिवीजन करके ध्यान में रख लो। फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको इतनी ज़्यादा रिएक्शंस प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप ऐसे ही सब कुछ, मतलब रिएक्शन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा ये किसके साथ किसकी रिएक्शन है, ये किसके साथ किसकी रिएक्शन है। और आपको ना बस प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना है, आई मीन रिएक्टेंट्स पे ध्यान देना है, प्रोडक्ट्स पे नहीं। अब
रिएक्टेंट्स पे ध्यान क्यों देना है? बिकॉज रिएक्टेंट्स में ही आपको समझेगा कि ये मेटल हाइड्रोजन वाला क्या कहते हैं हम इसको, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है या फिर सिर्फ मेटल का कार्बोनेट है, या फिर क्या ये एसिड और सॉल्ट की रिएक्शन या फिर बेस और सॉल्ट की रिएक्शन है। इसके लिए आपको सिर्फ रिएक्टेंट देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट आप खुद से बना लोगे, यस। और कई कई बार तो आपको प्रोडक्ट्स इतने भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मतलब इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लगेगा। तो हम आगे बढ़ते हुए, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स विथ बेस। नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, सर ये क्या बता दिया आपने? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स, अभी तो मेटेलिक ऑक्साइड्स बता रहे थे। तो देखो बच्चों, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स मतलब क्या? नॉन मेटल के ऑक्साइड्स। और कौन सा बड़ा नॉन मेटल है? और कौन सा बड़ा नॉन मेटल है? अब बताओ, और कौन सा बड़ा नॉन मेटल है? फॉस्फोरस, जी हाँ। तो ऐसे जो नॉन मेटल के, नाइट्रोजन नॉन मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है, नॉन मेटल है। तो इन नॉन मेटल्स के हम देखेंगे, क्या देखेंगे? रिएक्शन बेस के साथ। यू सॉ द रिएक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर इन एक्टिविटी 2.5। चलो आपको एक्टिविटी 2.5 पे ले जाते हैं। देखो देखो इन्हें, ये उसकी बूंद, कॉपीराइट आ जाएगा। तो इस रिएक्शन में हमने देखा है लाइम वाटर रिएक्टिंग विथ क्या? कार्बन डाइऑक्साइड gives what? What does it give? White precipitate of CaCO3, calcium carbonate and water। ये हमने देखा। तो यही यहाँ पे, तो आगे क्या कहती है एनसीईआरटी माता? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज बेस। अब देखो हम यहाँ पे शॉर्ट में वो रिएक्शन लिख ही लेते हैं ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना आए। मैं भूल गया था 2 मिनट के लिए रिएक्शन, मुझे देखने दीजिए। सी ए तो इसमें दिस इज लाइम वाटर, ये बन जाता है वाइट प्रेसिपिटेट। अब यहाँ पे क्या दिया है, हम हाईलाइट करके थोड़ा सा पढ़ेंगे ताकि ज़्यादा टाइम ना जाए। और ये देखो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विच इज़ अ बेस रिएक्ट्स विथ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, टू गिव what does it give? This is a salt, CaCO3 white precipitate। अगर आपने टेस्ट ट्यूब कभी देख ली उसकी, अरे कोई नहीं, चलो इस तरीके से टेस्ट ट्यूब अगर देख ली तो यहाँ पे वाइट 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 जम जाएगा और ऊपर H2O मतलब पानी तैर रहा होगा, तो ये नीचे वाला सॉल्ट बन जाता है। सॉल्ट एंड वाटर, पानी दिख रहा है, दिख रहा है। तो since this is similar to reaction between base and an acid, we can conclude that non-metallic oxides are acidic in nature। नहीं समझ में आया? चिल, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम ठीक से एक नए नोट में इस चीज़ को एड्रेस कर लेंगे। मुझे एक नई नोट तैयार करने दो यहाँ पे। एक मिनट बच्चों, रुक जाओ, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना। तो देखो, इन्होंने यहाँ पे कहा क्या है कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस,
इस रिएक्शन का आउटकम हमें क्या मिला? राइट। अब हमने पीछे ऊपर हमने क्या पढ़ रखा था? एक मिनट में धीरे धीरे लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें कहीं भी जाना नहीं है। तो एसिड और बेस वाला, हाँ, तो ये हाउ डू एसिड्स एंड बेसेस रिएक्ट टुगेदर, इसमें हमने क्या किया? तो अब समझ लो, जब एसिड और बेस ने रिएक्ट किया तो हमें सॉल्ट और पानी मिला। जब हमने नॉन मेटेलिक ऑक्साइड और बेस को रिएक्ट किया तो हमें मिला सॉल्ट और पानी। अगर रिएक्ट आई मीन प्रोडक्ट्स सेम है तो फिर रिएक्टेंट्स का भी नेचर सिमिलर होना चाहिए। ये बेस है, ये बेस है, तो फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स हुए क्या? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स एसिडिक हुए नेचर में। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, देखो हमने क्या किया था, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स ले लिए थे, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स के साथ बेस को रिएक्ट किया था। उसके बाद हमने क्या किया था, सॉल्ट को लिया, तो हमें क्या मिला था? सॉल्ट और वाटर मिला था। उसी तरह से इससे पहले हमने देखा था, हमने एसिड और बेस का रिएक्शन किया था, एसिड और बेस का रिएक्शन किया था, तब भी हमें मिला था सॉल्ट एंड वाटर। तो अगर एसिड और बेस से सॉल्ट एंड वाटर मिल सकता है तो फिर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड प्लस बेस से सॉल्ट एंड वाटर मिला, तो फिर क्या हम कह सकते हैं? एसिड एंड नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर सिमिलर इन नेचर, तो फिर क्या हम कह सकते हैं कि नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिड? अब समझ में आया? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रही एनालॉजी, जो भी कुछ कहते हैं, अगर ये बात आपको समझ में नहीं आ रही, सीधे सीधे थोड़े दिन के लिए याद रख लो। आपको जैसे जैसे आगे एग्जांपल्स आते जाएंगे वैसे वैसे आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि भाई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड कभी भी एसिडिक ही होता है। अब उससे आगे ये क्वेश्चन है, ज़रूरत है क्या क्वेश्चंस की सॉल्व करने की? ठीक है, चलो कर लेते हैं। पहला कर लेते हैं आपके लिए, बाकी के दो आपके लिए। वाई शुड कर्ड एंड सावर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास एंड कॉपर? बहुत इजी। कर्ड या फिर सौर चीज़ें, एसिड प्लस मेटल गिव्स व्हाट? पहली रिएक्शन थी, पानी नहीं, रुको गलत हो गया, सिर्फ H2। अब ठीक है, देखो हमने क्या किया था, यहाँ पे एसिड और मेटल लिया था, में H2 और सॉल्ट मिला था। अगर हमने दही को किसी कॉपर या ब्रास के बर्तन में रख दिया तो उसके साथ रिएक्शन हो जाएगा और एक सॉल्ट बन जाएगा जो कि पॉइजनस भी हो सकता है, इसीलिए हम नहीं रखते कॉपर के बर्तन में, कॉपर के बर्तन में या फिर ब्रास के बर्तन में किसी भी खट्टी चीज़ को। वाई डू ऑल एसिड्स एंड what do all acids and all bases have in common? तो क्या क्या चीज़ें हैं जो दोनों में कॉमन है? आओ ये ठीक से पढ़ लेते हैं। इन सेक्शन 2.1 वी हैव सीन दैट ऑल एसिड्स हैव सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। हमने ये पढ़ा था, ऑल एसिड्स आर सावर। HCl पीने की ज़रूरत नहीं है, वो सॉर होता है, बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा, मर जाओगे। डो नॉट ट्राई दिस एट होम। क्या बता दिया आपको HCl पीने के बाद। तो व्हाट लीड्स टू सिमिलरिटी इन प्रॉपर्टीज़? तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटी लाती है? वी सॉ एक्टिविटी 2.3 दैट ऑल एसिड्स जनरेट हाइड्रोजन गैस। अभी देखा हमने पॉप पॉप ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स, अभी देखा हमने इस क्वेश्चन में भी।
salt plus H2O. So hydrogen seems to be common to all acids. This is the rule कि हाइड्रोजन ऑलमोस्ट हर एसिड में हाइड्रोजन होगा. HCl में हाइड्रोजन है, H2SO4 में हाइड्रोजन है, बाकी कोई भी एसिड ले लो हाइड्रोजन होना मैंडेटरी है बिकॉज हाइड्रोजन इज द एसिडिक कंपोनेंट. क्योंकि वो आपको आयंस में जब पढ़ाऊंगा तब आपको पता चल जाएगा. लेट अस परफॉर्म द एक्टिविटी टू इन्वेस्टिगेट वेदर ऑल कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन आर एसिडिक. तो अब हम करेंगे एक एक्टिविटी जिसमें हमें पता चलेगा कि क्या सही में हर कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन है वो एसिडिक है. तो टेक अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड. तो ये सॉल्यूशंस 4 ले लो. चलो मुझे 1 मिनट ड्रॉ करने दो, मुझे बड़ा मज़ा आता है ड्राइंग करने में. तो हमने 4 तो ले लिए. अब उसके बाद क्या क्या, फिक्स 2 नेल्स ऑन अ कॉर्क. देखो इस कॉर्क में ये 2 नेल्स ऐसे इंसर्ट करके बिठाई गई है. कनेक्ट द नेल्स टू द 2 टर्मिनल्स ऑफ 6 वोल्ट बैटरी. 6 वोल्ट बैटरी के टर्मिनल्स पे हमें क्या करना है, नेल्स को कनेक्ट किया है, मतलब ये कनेक्ट किया और यहाँ से ये कनेक्ट किया लाके. नाउ पुट सम डाइल्यूट HCl इन द बीकर. देखो ये HCl डाल दिया बीकर में और फिर उसके बाद हमने करंट को स्विच ऑन कर दिया. तो हमें क्या देखने को मिलेगा, रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट सेपरेटली विद ग्लूकोज. अब ये बहुत हो गया, अब हम इसमें डायरेक्टली इसके कंक्लूजन पे आते हैं. क्या बल्ब ग्लो होगा अगर कंडक्टिंग, मतलब अगर करंट यहाँ से यहाँ तक कंडक्ट हो रहा है तभी बल्ब ग्लो होगा, सर्किट कंप्लीट होगा. ये सर्किट के चैप्टर में भी आता है 9th में होगा चैप्टर, तो आप ये जान चुके होंगे. तो अगर the bulb will start glowing in the case of acid as shown, but you will observe the glucose and alcohol solutions do not conduct electricity. Glowing of bulb indicates that there is flow of electric current through the solution. The electric current is carried through the acidic solution by ions. अब मैं आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ. पानी के अंदर जो करंट फ्लो होता है ना, वो आयंस की वजह से फ्लो होता है करंट. जब हम इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे तो पानी के अंदर जो एसिड, अगर मतलब देखो HCl जो है वो H प्लस और Cl माइनस ऐसे 2 आयंस से बना होता है. यहाँ अब तक मैंने आपको आयंस का जिक्र नहीं किया था, लेकिन आयंस मतलब 2 छोटे छोटे चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स या फिर 2 या 2 से ज़्यादा छोटे छोटे चार्ज्ड मॉलिक्यूल्स, उनको हम आयंस कह देते हैं. आप यहाँ तक ही समझ लो. तो एसिड कंटेन्स H प्लस आयंस एज कैटायन एंड अनायन सच एज HCl. देखो HCl में NO3 माइनस इन HNO3, SO4 माइनस 2 इन H2SO4, CH3COO माइनस. तो इस तरीके से एनाइंस और कैटाइंस होते हैं. कैटाइंस मतलब क्या, प्लस वाले. ये एनाइंस हो गए. दिस सजेस्ट दैट एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस इन अ सॉल्यूशन. चलो ये तो आप इस चीज से गांठ बांध लो. विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज. मतलब एसिड को, एसिड जो चीज़ बनाती है ना वो होते हैं H प्लस के आयंस. अब आप कहोगे सर बात तो सही है, तो फिर बेस को क्या कहते हैं, बेस क्या होता है. देखो एसिड इज H प्लस, बेस इज OH माइनस. अल्कोहल जो होता है ना, तो
तो इसकी वजह से ये बेसिक बन जाता है। सोप ले लो, सोप सोप में भी जो OH माइनस आयंस होते हैं ना, इनकी वजह से सोप बेसिक होता है। तो एसिड का नेचर जो है वो ही H प्लस आयंस दे देते हैं। ये सिंपलेस्ट टर्म्स है जिनमें मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ एसिड्स और बेसिस। तो व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर सॉल्यूशन, मतलब पानी के सॉल्यूशन में एसिड और बेस को क्या होता है। देखो, अब तक हमने बहुत ज़्यादा ही पढ़ लिया है आज, वो भी इंट्रोडक्टरी चैप्टर में जोश जोश में आके बहुत ज़्यादा पढ़ लिया। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इस चैप्टर को, आई मीन इस क्लास को एंड। आगे के टॉपिक के लिए नेक्स्ट क्लास में आ जाओ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, पहली बात इस चैप्टर के नोट्स बनाओ। इस चैप्टर के नोट्स प्लीज़ 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 बना लो। अब मैं ये आपको क्यों कह रहा हूँ चैप्टर के नोट्स बना लो, बिकॉज ये बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है, इसमें बहुत सी रिएक्शंस है। तो अच्छा है कि अगर आपने इसके ठीक से ढंग से नोट्स बना लिए, ढंग से एनसीईआरटी पढ़ ली। एनसीईआरटी पढ़ने को भी इग्नोर नहीं करना है, ये मैं टेस्ट ट्यूब यहाँ पे रख देता हूँ। तो इस चैप्टर को भी पढ़ने में आपको मतलब लेजीनेस नहीं दिखानी, अच्छे से टॉपिक्स पढ़ने हैं, नोट्स पढ़ने हैं, रिवीजन करने हैं, क्योंकि ये एक ही टॉपिक ऐसा है जिसमें बहुत ज़्यादा कंसेप्ट है। हाँ, बहुत ज़्यादा, एक रिएक्शन एक कंसेप्ट ही है जो आपको आगे जाके काम में आएगा। तो इसी बात पे यू वर वॉचिंग विन साइंस, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको इस वीडियो से कोई भी वैल्यू मिली हो या फिर मेरी शक्ल अच्छी लगी हो, आई मीन जस्ट किडिंग, लेकिन अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली हो, अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, तो यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट दैट नोटिफिकेशन बेल एज वेल। मिलता हूँ आपको पार्ट 2 में। ये हो गया है पार्ट 1 की एंडिंग। चलो बाय बाय।